नमस्ते विद्यार्थियों, डीजी स्कूल में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, 8वीं कक्षा के सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत हम इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं और आपके 8वें चैप्टर जिसका नाम है महिलाओं की स्थिति में सुधार। तो बच्चों, इससे पहले मैं 6 वीडियो आपको टोटल 6 वीडियो आपको मैं उपलब्ध करा चुका हूँ। सारे वीडियो छोटे छोटे हैं, 14-15 मिनट के, कोई बहुत बड़े नहीं हैं। उनको आप लगातार देखिए और सिलसिलेवार देखिए। बच्चों, ये आपका 7वां वीडियो है और अब जो मुख्य बातें रह गई हैं इस चैप्टर में, तो इसी वीडियो के माध्यम से मैं उसे समाप्त कर दूंगा। तो इसमें मैं आपको ताराबाई शिंदे के बारे में बताऊंगा और पंडिता रमाबाई के बारे में। तो बच्चों, आप लोग अपने JCRT पाठ्य पुस्तक के पेज नंबर 110 को खोल लीजिए। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसमें देखते हैं कि क्या है। तो इसमें बच्चों ताराबाई शिंदे भी एक लेखिका थी जिन्होंने घर में रहकर ही शिक्षा प्राप्त की थी। तो हम लोग ताराबाई शिंदे के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि ताराबाई शिंदे कौन थी और उनकी क्या भूमिका थी। तो बच्चों, ताराबाई शिंदे जो हैं वो महाराष्ट्र को बिलोंग करती हैं और महाराष्ट्र का एक क्षेत्र है जिसको हम लोग बरार बोलते हैं। तो बरार क्षेत्र में बुलडाना ये जिस क्षेत्र में है वहाँ पे है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ताराबाई शिंदे, इनका जन्म हुआ है 1850 में। कहाँ पे? बुलडाना में, जो कि बरार प्रांत, ब्रिटिश भारत यानी आज का महाराष्ट्र। और 1910 में इनकी मृत्यु हुई है। और इनको नारीवादी और महिला अधिकार कार्यकर्ता और लेखक के रूप में हम लोग जानते हैं। किनको? ताराबाई शिंदे को, है ना। तो ताराबाई शिंदे जो हैं उन्होंने कई पुस्तकें लिखी हैं। उसमें से एक पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों, जिसका नाम है स्त्री पुरुष तुलना। ठीक है, स्त्री पुरुष तुलना। तो देखिए, ताराबाई शिंदे के द्वारा लिखित पुस्तक का नाम स्त्री पुरुष तुलना है। अब इसमें आप कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, उसको आप सुन लें, आप खुद से भी पढ़ें। ताराबाई शिंदे एक नारीवादी कार्यकर्ता थी जिसने 19वीं सदी के भारत में पितृसत्ता और जाति का विरोध किया था। बिल्कुल सही। वह अपने प्रकाशित काम स्त्री पुरुष तुलना, जो कि पुस्तक का नाम है, मूल रूप में यह पुस्तक 1882 में मराठी भाषा में प्रकाशित हुई थी। तो यह पैम्पलेट उच्च जाति के पितृसत्ता की आलोचना है और अक्सर पहला आधुनिक भारतीय नारीवादी पाठ माना जाता है। हिंदू धार्मिक ग्रंथों को महिलाओं के उत्पीड़न के स्रोत के रूप में चुनौती देने में अपने समय के लिए बहुत ही विवादास्पद थी और आज भी विवादास्पद और बहस का मुद्दा बना हुआ है। तो खैर, जो कुछ भी हो, लेकिन इतना तो स्वीकार करना होगा बच्चों कि ताराबाई शिंदे जो हैं उन्होंने कोई औपचारिक शिक्षा कहीं जाकर नहीं प्राप्त की, बल्कि घर में रहकर ही शिक्षा प्राप्त की। तो जैसा कि बच्चों पाँचवें वीडियो में मैं आपको बताया हूँ कि एक समय ऐसा था जब हमारे देश का जो समाज था इतना संकीर्ण था, इतना दकियानूसी था कि हमारी बालिकाओं को घर में रह कर के और रात के अंधेरे में दिए की रोशनी में छुप छुप कर पढ़ना पड़ता था। ठीक है, और उनको पढ़ने के लिए किसी प्रकार का कोई साधन उपलब्ध नहीं था। समाज उनका हेल्प नहीं करता था, माता पिता उनका सहयोग नहीं करते थे। तो उस परिस्थिति में ताराबाई शिंदे के द्वारा पढ़ जाना और पुस्तक का लिखा जाना सबसे महत्वपूर्ण तो यही है। ठीक है बच्चों, अब आगे हम लोग जानते हैं पंडिता रमाबाई के बारे में। तो देखिए, पंडिता रमाबाई के ऊपर में 1989 में 1989 में पोस्टेज स्टैम्प भी जारी हुआ है। और मैं पहले भी बता चुका हूँ कि पोस्टेज स्टैम्प जो जारी होता है वो महत्वपूर्ण हस्तियों के लिए ही जारी होता है। ऐसे लोगों के लिए जारी होता है जिन्होंने अपने कर्मों के द्वारा कोई ऐसा मुकाम हासिल किया हो जिससे कि सामाजिक लाभ भी हुआ हो। वो राजनीतिक व्यक्ति भी हो सकते हैं, खेल से जुड़े व्यक्ति भी हो सकते हैं, सिनेमा से जुड़े व्यक्ति भी हो सकते हैं, लेखक, कवि, कोई भी हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो पंडिता रमाबाई जो हैं वो सच पूछिए तो उनके द्वारा जो है बहुत कुछ किया गया है। और अब बच्चों, आप लोग पेज नंबर
10 पे फोकस कीजिए, है ना। पेज नंबर 110 को देखिए। इसमें जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसको मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ कि पंडिता रमाबाई जो हैं वो कौन हैं। तो संस्कृत की महान विद्वान पंडिता रमाबाई कहना होगा, पंडिता रमाबाई हिंदू महिलाओं की दुर्दशा से काफ़ी चिंतित थी। ठीक है, उनकी स्थिति को सुधारने के लिए प्रयासरत भी थी। उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसमें ऊंची जाति की हिंदू महिलाओं की दुर्दशा का जो है वर्णन है। ठीक है बच्चों, और आप ध्यान दीजिएगा, जिसमें ऊंची जाति की हिंदू महिलाओं की दुर्दशा का विस्तृत वर्णन है। पंडिता रमाबाई जी जिस पुस्तक को लिखी है। पूना में उन्होंने एक विधवा गृह की स्थापना भी की, जहां पर वैसे महिलाओं के रहने की व्यवस्था थी जो ससुराल वालों के हाथों अत्याचार से पीड़ित होकर घर छोड़ देती थी। तो जी हाँ, ये चीज़ें आज भी हैं समाज में। ससुराल वालों से पीड़ित होकर के जो है स्त्रियां घर छोड़ देती हैं और वो मजबूरी में वो जो है अपना जीवन किसी प्रकार से जीती है। तो ऐसी महिलाओं के लिए पंडिता रमाबाई ने क्या किया था, उन्होंने विधवा आश्रम गृह खोला था। वैसी महिलाओं की आजीविका के लिए भी देखिए, रोजी रोजगार के लिए कई तरह के घरेलू कार्यों को वहाँ सिखाया जाता था। महिलाओं के द्वारा किए जा रहे इन सुधार प्रक्रिया से भारत में जो रूढ़िवादी लोग थे वे व्यथित एवं आग बबूला हो गए। तो हर युग में यही हुआ है बच्चों, जो अच्छा काम होता है उसका विरोध भी होता है। उन्हें लगता था कि हिंदू महिलाएं पश्चिम सभ्यता के संस्कार को अपना रही है और अपनी हिंदू संस्कृति से दूर होती जा रही है। इस सुधार से उन्हें अपनी संस्कृति पर खतरा मंडराता नजर आ रहा था। बच्चों ध्यान से आप लोग देखते जाइए स्क्रीन पे और लाइन बाय लाइन देखिए। यही खतरा भारत के मुस्लिम रूढ़िवादी लोगों को भी महसूस हो रहा था। इस कारण वे इन सुधारों का विरोध करने लगे। 19वीं सदी के अंत तक महिला सुधारवादी आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ती गई। उन्होंने किताबें लिखी, पत्रिकाएं निकाली, स्कूल एवं प्रशिक्षण केंद्र खोले, महिलाओं को संगठित करने का प्रयास किया। शिक्षा के विकास से महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होने लगी और फिर इसका परिणाम क्या हुआ, 20वीं सदी की शुरुआत से ही महिलाएं जो हैं वो अधिक से अधिक जो है राजनीतिक क्षेत्र में वो आने लगी और सामाजिक आंदोलनों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगी। तो हम लोग देखते हैं ना बच्चों, जैसे सुभाष चंद्र बोस जी को देखते हैं या जवाहरलाल नेहरू जी को देखते हैं, तो उनके साथ आप किसी न किसी ऐसी महिला नेत्री को आप जरूर देखते होंगे। आप सरोजनी नायडू को देखते हैं या नहीं देखते हैं? कई जगहों पे आपने सरोजनी नायडू को देखा होगा महात्मा गांधी के साथ, या फिर आपने जवाहरलाल नेहरू के साथ, है ना, या सुभाष चंद्र बोस जी के साथ भी आपने देखा होगा। तो खैर ये समय हमारा बीत चुका है और हम आज दूसरे युग में जी रहे हैं। आज देखिए, आज भारत सरकार के द्वारा हालांकि 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जिसको हम लोग BBP बोलते हैं, BBBP, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसको आप ऐसे याद रखिएगा, BBP, है ना बच्चों। तो ये क्या चीज़ है, आज भी देखिए एकदम से ऐसी स्थिति नहीं है कि पुरुषों के बराबर मतलब हर कुछ हो पा रहा है महिलाओं का। जहां हो पा रहा है और कुछ जगहों पे तो नहीं भी हो पा रहा है। तो सरकार ये महसूस करती है कि नहीं, बेटियों के लिए भी कुछ करना है। तो बच्चों पेज नंबर 111 पे फोकस कीजिए। यहाँ पे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जिक्र है, तो इसको मैं थोड़ा पढ़ता हूँ, आप लोग भी ध्यान से स्क्रीन पे फोकस कीजिए। देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय और परिवार कल्याण मंत्रालय एवं मानव संसाधन विकास की एक संयुक्त पहल के रूप में समन्वित यानी कि इंटीग्रेटेड और अभिसरित प्रयासों के अंतर्गत बालिकाओं को संरक्षण और सशक्त करने के लिए, सशक्त बने एम्पावरमेंट जिसको कहते हैं, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत 22 जनवरी 2015 को की गई, जिसे निम्न लिंगानुपात जिसको सेक्स रेशियो बोलते हैं वाले 100 जिलों में प्रारंभ किया गया। कहने का मतलब जहां सेक्स रेशियो कम था, कहने का मतलब कि जहां लिंगानुपात महिलाओं का कम था, जहां पुरुषों की संख्या ज़्यादा और महिलाओं की संख्या, स्त्रियों की संख्या कम, वहां पे पहले 100 जिलों में ये आरंभ किया गया था।
सभी राज्यों संघ शासित क्षेत्रों को कवर 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न बाल लिंगानुपात के आधार पर प्रत्येक राज्य में कम से कम एक जिले के साथ 100 जिलों का एक पायलट जिले के रूप में चयन किया गया है। भारत की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, पर सबसे अधिक दुर्भाग्य की बात यह है कि बढ़ती जनसंख्या के बावजूद लड़कियों का अनुपात घटता जा रहा है। भारत की 2001 की जनगणना के अनुसार हर 1000 लड़कों पर 927 लड़कियां थी। हालांकि 2011 की जनगणना में ये आंकड़े 943 लड़कियां पर आ गया। तो बच्चों, क्या आपको पता है यूनिसेफ ने भारत को बाल लिंग अनुपात यानी कि चाइल्ड सेक्स रेशियो में 195 देशों में 41वां स्थान दिया है। तो अभी इसमें कुछ बदलाव आया होगा, ये पहले का रिपोर्ट है, यानी कि हम लिंग अनुपात में 40 देशों से पीछे हैं। तो बच्चों, ये सब बातें भी जानना आपको ज़रूरी है। खैर चलिए, आज परिणाम हमारे सामने हैं। पिछले 200 वर्षों का संघर्ष है कि इन बालिकाओं को आप देख रहे हैं। आप इन चित्रों को देखिए और ये जानने का प्रयास कीजिए कि ये किन की तस्वीर है ना। क्या ये अपने जीवन से खुश हैं या नहीं हैं, इनको आप देखिए। ये शिक्षा का परिणाम है या सिर्फ घर में रह जाते और जो है शिक्षा से दूर रहते तब ऐसा संभव था। ये ऐसी परिस्थिति कब आई? जब शिक्षा के क्षेत्र में बालिकाएं आगे बढ़ी तब ना बच्चों। तो अब हम लोग इस चैप्टर को अब समाप्त समझते हैं और यह बात हम लोग अच्छी तरह से समझ गए हैं कि कानूनन लड़कियों को बहुत सारे अधिकार मिले हुए हैं। समाज में अब उनके साथ कोई भेदभाव नहीं है। हाँ, किसी घर में, किसी खास परिवार में यदि ऐसा है तो उसके लिए भी समाज साथ देगा ऐसी बच्चियों को, और वैसी बच्चियां भी जो हैं वो बाल विवाह से कम दूर रहेंगी और पढ़ाई जो है अच्छी तरह से करेगी। अपने जीवन में वो आगे बढ़ेगी, अपने पैरों पे खड़ी होगी और पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेगी। तो ऐसा नहीं है कि हम अब उन्हीं पुराने युग को ही देखते रहें, लेकिन हाँ, हम उस पुराने युग को सिर्फ इसलिए देख रहे हैं क्योंकि जो वर्तमान स्थिति और वर्तमान जो परिवर्तन है, उस परिवर्तन तक पहुंचने में हमारे समाज सुधारकों को, हमारे राजनेताओं को और कुछ तो ब्रिटिश सरकार को भी, और बहुत सारी जो मिशनरियां हैं जिनके माध्यम से भी शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ है, उनको भी धन्यवाद देना होगा। और हम इन बातों को तभी हम समझ पाएंगे। और बच्चों, खास करके बच्चियों, आपको ये कहना होगा कि आप अपनी पढ़ाई को बीच में बिल्कुल मत रोकने दीजिएगा। अभी आप 8वीं कक्षा में हैं, 9वीं में जाइए, 10वीं में जाइए, मैट्रिक की परीक्षा पास कीजिए। आगे और बहुत सारे लाइन हैं। आप टेक्निकल लाइन में जानना चाहते हैं, टेक्निकल लाइन में जाइए। यदि आप स्पोर्ट्स के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, वहाँ भी आपका स्वागत है। आप बैंकिंग के क्षेत्र में, फार्मास्यूटिकल्स के क्षेत्र में, मेडिकल लाइन में, आप जिस लाइन में जाना चाहें, आपको किसी ने नहीं रोका है। बस आपको करना क्या है? आपको अधिक से अधिक मेहनत करना है। और परिवार की जो माताएं हैं और परिवार की जो भी सीनियर हैं, जो पिता हैं, उनको भी इन बातों को समझना होगा कि पिछले 200 वर्षों में महिलाओं ने जो अधिकार प्राप्त किए, महिलाओं ने जो सम्मान से जीने के लिए जो स्थान प्राप्त किया, उसके पीछे एक बहुत बड़ा संघर्ष है, एक बहुत बड़ी कहानी है। उस कहानी को हम इसी चैप्टर के माध्यम से समझ सकते हैं। विद्यार्थियों, आप लोग ज़रूर इस चैप्टर को ध्यान से देखिएगा, एक एक चीज़ को आप समझने का प्रयास करिएगा। और इसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आज के परिप्रेक्ष्य में वो आधारहीन हो, कि वो महत्वहीन हो, ऐसा नहीं है। हम सभी चीज़ों को ध्यान से पढ़ते जाएंगे, समझते जाएंगे, और तभी जो है हम एक आदर्श समाज की रचना कर सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, इसके बाद सिर्फ एक वीडियो और बाकी रहा। उस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कुछ प्रश्नोत्तर, कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप और कुछ लॉन्ग आंसर टाइप देने का प्रयास करूँगा। तो ठीक है बच्चों,
इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ।